हेलो एवरीवन। आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 27 सितंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत द्वारा पहली बार किस मिसाइल को रेल लॉन्चर से दागी गई है, अग्नि प्राइम। केंद्र सरकार की किस परियोजना का 65% राशि जो जल संचय पर इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है, एमजी नरेगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया के समारोह की शुरुआत किस राज्य में किया गया है, दिल्ली। मिग 21 के रिटायरमेंट के साथ इसकी जगह किस लड़ाकू विमान द्वारा ली जाएगी, तेजस MK-1A। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का गरीबी घटाने में प्रदर्शन सबसे बेहतर है, बिहार का। DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का लॉजिस्टिक लागत भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 7.97%। BBL बिग बैश लीग में भाग लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं, आर अश्विन। BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, 2028 में। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस टेलीकॉम कंपनी के 4G नेटवर्क को लॉन्च किया जाएगा। इसका सही आंसर है BSNL। ये इंडिया का पहला स्वदेशी 4G नेटवर्क होगा जिसका शुभारंभ जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। अब आप कहोगे रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल ये भी कंपनियां हैं जो कि 5G तक प्रोवाइड करवाती, बट ये सारी प्राइवेट कंपनी है। BSNL जो है ये सरकारी कंपनी है और पहली कोई सरकारी कंपनी है टेलीकॉम कंपनी जो 4G नेटवर्क लॉन्च कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरकारी कंपनी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के स्वदेशी 4G नेटवर्क को लॉन्च करेंगे और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिन्होंने पूरी तरीके से अपने टेलीकॉम उपकरणों के साथ 4G नेटवर्क स्थापित किया है। अभी तक कौन कौन से देश कर चुके हैं ऐसा, उनमें है चीन, स्वीडन, दक्षिण कोरिया वो डेनमार्क शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना को लेकर किस देश के साथ समझौता हुआ है। इसका सही आंसर है रशिया। वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हो ये है रशिया की लोकेशन जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है और ये है ईरान की लोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे है ये आपका ब्लैक सी है ये, और ये है आपका कैस्पियन सी। तो ईरान में जो है अभी लास्ट कुछ मंथ में अमेरिका के द्वारा जो इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही थी उसी के द्वारा जो अमेरिका है लगातार इजराइल को समर्थन कर रहा था और इसी के कारण जो ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था ईरान के खिलाफ जिसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और इसके तहत ईरान के बहुत सारे परमाणु जो सेंटर थे वहां पे हमला किया गया था और उससे ईरान को काफी नुकसान हुआ था। तो उसी को लेके अभी ईरान के द्वारा नया 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें वो रशिया के द्वारा समझौता हुआ है। इजराइल के साथ टकराव के कारण और अमेरिकी बमबारी से जो है इसके कारण ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ था और इसी को लेके जो ईरान और रूस की सरकार परमाणु ऊर्जा कंपनी जो है रशिया की रोसोटॉम के साथ $25 अरब का समझौता किया है। और ये जो प्लांट लगाया जाएगा वो ईरान के जो दक्षिण पूर्वी प्रांत है होमोजगॉन के सिरिक क्षेत्र में 500 हेक्टेयर भूमि पर लगाया जाएगा और जहां से 5000 मेगावाट बिजली बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ओखला
एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ये हम मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है जिसका उद्घाटन ओखला दिल्ली में किया जा रहा है। और इसमें जो दिल्ली में बेसिकली जो यमुना नदी जो काफ़ी गंदी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे सीवेज जो है उनका जो जितनी भी पानी है वो उसमें छोड़ा जाता है, तो उसी को देखते हुए कि एशिया का सबसे बड़ा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है और जिसका जो उद्घाटन अमित शाह द्वारा दिल्ली में किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जो है 30 सितंबर को ओखला स्थित एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अप्सा किस नॉर्थ ईस्ट राज्य में अप्सा एक्ट 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड नागालैंड और मणिपुर। दैट मीन्स तीनों, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये मणिपुर। जो आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट आते हैं उनमें आपका आसाम, मेघालय, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। और इन्हीं को हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं में से जो तीन है स्टेट नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में ये एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब इस एक्ट को पढ़ते हैं कि ये एक्ट होता क्या है। इसका जो फुल फॉर्म है अप्सा का आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। और ये जो एक्ट है ये जो 1958 में ये लाया गया था क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा था और उसी को देखते हुए ये एक्ट लाया गया है। अब इस एक्ट में जो है इस एक्ट के तहत जो ये एक्ट ऑथराइज करती है कि आप पुलिस फोर्स और ओपन फायर जो है वो अलाउ होता है। पब्लिक ऑर्डर जो भी जितनी भी डिस्टर्ब एरिया हैं वहाँ पे आर्म फोर्सेस का रोल आ जाता है और उनको जो है वो चाहे तो अपना फोर्स यूज कर सकते हैं, ओपन फायर की भी अनुमति देता है। इसमें क्या क्या पावर आ जाती है फोर्स के पास, वो अगर 5 से ज़्यादा लोगों को जो है विथ वेपन और या एम्यूटेशन के साथ वो इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उनको राइट मिलता है कि वो फोर्सेस यूज़ कर सकते हैं, ओपन फायर कर सकते हैं अगर कहीं पे भी लॉ अगर डिस्टर्ब किया जाता है तो। और इसके अलावा जो है वो अरेस्ट और सर्च और कर सकते हैं विदाउट वारंट के साथ। इसके अलावा अगर कोई रिकवरी कर सकते हैं अगर कोई अनऑथराइज्ड अनलॉफुल तरीके से कोई आर्म वगैरह को स्टोर कर रहा है। अगर no person can be prosecuted for action under the act without prior approval from the central government। ठीक है। और ये जो एक्ट है ये तीन फोर्सेस को ये अधिकार देती है, दैट इज सीआरपीएफ एंड बीएसएफ एंड पाला मिलिट्री फोर्सेस को। और डिस्टर्ब एरिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर किया जाता है। और डिस्टर्बेंस जो है किस बेसिस पे डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया जाता है वो है रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप और कम्युनिटीज के बेसिस पे। अब इस एक्ट का जो भी अगर केसेस होते हैं तो उसके उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में एक बार नागा पीपल मूवमेंट और ऑफ ह्यूमन राइट और यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के बीच एक केस हुआ था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डिस्टर्ब जो एरिया है और उनकी जो टाइम पीरियड है हर 6 महीने पे ये देखा जाएगा कि वहाँ पे ये चीज़ को लागू करना है या नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान समारोह दैट इज नेशनल जियो साइंस समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है श्याम सुंदर रॉय को। और इसी मौके पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये कहा गया कि भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए और ये भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और नौसेना द्वारा कौन सा संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है? इसका सही आंसर है जल प्रहार। अभी कुछ महीने पहले पूर्वी पहाड़ प्रहार भी एक्सरसाइज किया गया था और अभी जल प्रहार जो एक्सरसाइज है भारतीय सेना
और नौसेना द्वारा किया जा रहा है। भारत नौसेना ने सेना के साथ संयुक्त अभ्यास जल प्रहार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और इसका उद्देश्य ये है कि भारत के जितने भी पूर्वी समुद्र तट पे अंतर सेवा का जो तालमेल, परिचालन योजना और जो फैसिलिटी है उसको बेहतर बनाना है और ये अभ्यास 16 से 23 सितंबर के बीच चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है दिल्ली में। दिल्ली में अभी वर्ल्ड हाइड्रोजन इंडिया 2025 का आयोजन उद्घाटन किया गया और इस आयोजन के अवसर पे जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी ने भारत के जो पहले हाइड्रोजन हाईवे के ट्रायल का शुभारंभ किया है और जिससे देश की हाइड्रोजन ईंधन की पहल को गति मिलेगी। बेसिकली हाइड्रोजन हाईवे पहल क्या है? इसके तहत जितनी भी लंबी दूरी के हाइड्रोजन चालित जो भी मालगाड़ियां होती हैं या जो बड़े-बड़े व्हीकल्स होते हैं, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के साथ जो है नेशनल हाईवे पे जो हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन भरने की सुविधा प्रदान करना है और इसके लिए ये जो ट्रायल 2 पीरियड्स के लिए किया जाएगा जिसमें फरीदाबाद, साहिबाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा जैसे जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको कवर किया जाएगा। बेसिकली इसमें क्या है कि हाइड्रोजन हाईवे के तहत जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाया जाएगा ताकि जितने भी जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जो लंबी-लंबी दूरियाँ तय करते हैं वो हाइड्रोजन से चालित होंगे और उनको हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन के नेशनल हाईवे पे उपलब्ध होने के कारण वो ईज़िली हाइड्रोजन फ्यूल जो है अपनी गाड़ियों में भर सकेंगे। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जो भारत का जो लक्ष्य है वो 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा भारत के आधार कार्ड की तरह फ्री डिजिटल आईडी स्कीम को लागू किया जाएगा? इसका सही आंसर है यूके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका यूके का लोकेशन और यूके के द्वारा जैसे इंडिया में आधार कार्ड चलती है, पहचान पत्र है, उसी तरह अब यूके भी ये इस प्रक्रिया को अपनाने जा रहा है। अब बेसिकली क्या है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के आधार कार्ड से प्रेरणा लेके अपने देश में जो अवैध काम काज पे अंकुश लगाने के लिए एक अनिवार्य मुफ्त डिजिटल आईडी योजना की घोषणा की है। उनका कहना है कि देश में जो भी अधिकृत पहचान पत्र के बिना होगा, मतलब जिनके पास भी ये कार्ड नहीं होगा, उसे ब्रिटेन में कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी और अधिकृत दस्तावेज की ये योजना ब्रिटेन के सभी नागरिकों व कानूनी निवासियों के लिए अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी इलीगल माइग्रेंट होते हैं वहाँ पे वो काम वगैरह करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो इसी को अंकुश लगाने के लिए ये भारत की तरह डिजिटल जो आधार कार्ड है उसकी पहल को ब्रिटेन के द्वारा भी यूज़ किया जाएगा। अगर हम वर्ल्ड लोकेशन में देखें तो यहाँ पे यूके है और ये है फ्रांस और इन दोनों के बीच है इंग्लिश चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा? इसका सही आंसर है 3 देशों में किया जाएगा। वो है आपका कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ये तीनों कंट्री मिलकर जो नॉर्थ अमेरिका की ये 3 कंट्री है और ये तीनों कंट्री मिलकर कनाडा, यूएसए और मैक्सिको ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेंगे और इस आयोजन के लिए अभी हाल ही में फीफा के द्वारा जो है मैस्कट ये रिलीज किया गया है। इसमें अमेरिका का जो वार्ड ईगल है, जो अमेरिका के अभी इसी साल जो है नेशनल जो पक्षी नेशनल बर्ड जो डिक्लेयर किया गया था अमेरिका के द्वारा वो वार्ड ईगल ही था और उसी को लेते हुए क्लच नाम से, दैट इज क्लच, ये आपका अमेरिका का है। ठीक है। और मैक्सिको से जगुआर जो है, मैक्सिको का जो एनिमल है जगुआर जिसको जायू भी कहा गया है, ये आपका मैक्सिको से है। और फिर उसका कनाडा से मूस जिसका नाम दिया गया है मैपल और ये तीनों ही दैट इज मैपल,
जायू और क्लच, ये तीनों जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो आयोजन होगा उसके मैस्कट डिक्लेयर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2025-26 के लिए भारत से किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर है सारनाथ। वाराणसी में जो सारनाथ है उसको जो है 2025-26 के लिए यूनेस्को की तरफ से भारत की ओर से विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए चुना गया है। और अभी चुना नहीं, कि मतलब इसकी लिस्टिंग हुई है। इससे पहले जो है ये आप जो देख रहे हैं ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, ये सभी भी पहले से ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। भगवान बुद्ध जी की जो प्रथम उपदेश स्थली, दैट मीन जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने अपना जो पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। तो यही भगवान बुद्ध की जो प्रथम उपदेश स्थलीय सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और अभी यूनेस्को के जो पुरातत्विक विशेषज्ञ हैं, दैट इज हबीब राजा, वो सारनाथ पहुंचे और वहां पे जो संग्रहालय है जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह जो सिंह है, जो कि नेशनल एम्बलम भी है इंडिया का, उसका दौरा किया है। इसके अलावा जो हिंदू गैलरी है उसका, और इसके अलावा विशाल प्रतिमा वगैरह वहाँ बहुत सारी बुद्ध भगवान की, तो उसका पूरा जो है दौरा किया गया। और सारनाथ को विश्व अगर धरोहर का दर्जा मिलता है तो ये उत्तर प्रदेश की, ये जो जितनी भी आपने नाम पढ़ा है, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, इस सभी का संबंध उत्तर प्रदेश में है से है। तो ये उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल होगा, क्योंकि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश से ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी इस सूची में ऑलरेडी शामिल है। और अभी 2025-26 के लिए यूनेस्को ने भारत से सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए चुना है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।